नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमित और आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जो आकार में तो बहुत छोटा है, पर ताकत के मामले में मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे उस देश के बारे में जिसका नाम है इज़राइल, उसकी खुफिया एजेंसी के बारे में, उसकी विदेशी रणनीतियों के बारे में और जो उसके अंदर व्यक्ति हैं, क्या उनकी पावर है, कैसे दुनिया पर राज करने की क्षमता रखते हैं, उसके बारे में। हुँ। तो मैं और संजीव जी मिलकर आज आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल और इजराइल में रहने वाले यहूदी इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो संजीव जी शुरू करते हैं, तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखो, इज़राइल का एक ऐसा इतिहास रहा है। अगर आप लोग कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्री देखने के शौकीन हैं, जी जी। जो कहते हैं खुफिया एजेंसी की टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो उसके इच्छुक लोग हैं, देखिए, हर व्यक्ति इस टाइप की नॉलेज नहीं रखता है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खुफिया, जैसे रॉ, जैसे हमारी रॉ है, हम्म। ऐसी ही उनकी अमेरिका में जि- एफबीआई जिन है लोगों ना? को मिस्ट्री पसंद है तो वो जो इस मिस्ट्री तरह पसंद है, उनको इज़राइल ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी। इज़राइल अपने आप में एक खुफिया एजेंसी है पूरी। पूरा, हम्म। मुझे लगता है वो पूरा देश ही खुफिया एजेंसी है। और पूरा देश एक तरीके से वो एक एक मिशन पे रहता है, हमेशा मिशन मोड में। हम्म। अगर आप इज़राइल की बात करें, तो सोचिए, एक ऐसा देश जो 2000 साल तक नक्शे पर ही नहीं था। भाई, 2000 साल तक वो देश नक्शे पे ही नहीं रहा, और आज वो इतना पावरफुल देश है, इतना सक्षम देश है, जबकि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ देश है वो। जी। पॉपुलेशन में देखिए तो छोटा-सा देश है। हाँ, मात्र 90 लाख पॉपुलेशन उसकी। पॉपुलेशन तो अपनी पिछली वीडियो में जिक्र कर रहा था कि हुँ, उसकी जो है हमारी मुंबई शहर के बराबर है। हुँ। भाई, 90 लाख की पॉपुलेशन कितनी कम पॉपुलेशन सोचिए, और वो जहाँ करोड़ों की संख्या है, जहाँ पर कई तरफ से घिरा हुआ है, हर तरफ से जी जी। निकलने का भी मौका नहीं है उस पे, तब वो देश उनसे पंगा ले रहा है, सोचिए। अगर ओवरऑल हम पॉपुलेशन देखें तो कुल जो उसकी पॉपुलेशन है हुँ, तो 0.01 के आसपास परसेंटेज में बैठती है। बताइए कुल, हाँ, तब। मतलब पॉइंटों में जाकर परसेंटेज बैठती है उसकी। और एक तरफ हमें जो दुनिया की मतलब सबसे बड़ी आबादी लिए बैठे हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग उसके जीते हैं और लड़ते हैं, तो और पूरी ताकत से लड़ते हैं, संजय देखिए। जी कुछ ऐसा आप बताओ कि कैसे वो जो है पूरी दुनिया पर राज करता है या कैसे क्या मतलब देखिए, उसकी रणनीति है। अगर इज़राइल की बात करें तो हम 1948 में बना है इज़राइल, जी। ठीक है? 1948 में इज़राइल बना, लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है 70 एडी से। क्या इतिहास रहा है। हाँ, जब रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को इज़राइल से निकाल दिया, जी जी। ठीक है? फिर शुरू होता है इनका ज़ियोनिज़्म, एक आंदोलन, ज़ियोनिज़्म उसका नाम दिया उन्होंने, हम्म। जिसमें एक आंदोलन जिसमें यहूदी लोग दुनिया भर में वापस अपनी ज़मीन पर आने के लिए आंदोलन शुरू करा उन्होंने। तो इजराइल के बारे में हम अपने दर्शकों को पहले बता दें कि इजराइल में जो मेजर पॉपुलेशन है हुँ, वो सिर्फ यहूदी की यहूदी है। की है, और यहूदी इजराइल को सिर्फ अपना देश मानते हैं, अपना देश किसी मानते हैं, दूसरे धर्म के लिए उसमें जो है वो जगह नहीं मानते वो, जगह नहीं मानते। बिल्कुल। ऐसा उनका मानना। वैसे तो सारे लोग उसमें आना जाना लगा ही हाँ, रहता है। हिंदू भी हमारे रहते हैं, मुस्लिम साथी भी वहाँ रहते होंगे, सारे लोगों का आना जाना होता है, पर वो इजराइल को सिर्फ एक ऐसा देश मानते हैं जो उनका खुद का अपना है। तो इसलिए हम इजराइल की बात कर रहे हैं। यहूदी मतलब इजराइल और इजराइल मतलब यहूदी। तो देखिए, ये जियोनिज्म करके जो उन्होंने आंदोलन छोड़ा, इसमें इन्होंने पूरे दुनिया से जो यहूदी थे वो अपने देश में आने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू करा, लड़ाई शुरू करी उन्होंने, और 1948 में अपना एक स्वतंत्र देश बनाया उन्होंने, इसराइल नाम से इसे हाँ, बनाया। ये बताते हैं कि जब इनको हिटलर ने बाहर खदेड़ा था, हम्म, इनके साथ खैर ज्यादतियाँ भी बहुत हुई हैं। हम्म, हिटलर ने बहुत सारे लोगों को होलोकास्ट के नाम से एक हम्म, मशहूर घटना है वो। हम्म, तो वो उस बात को ये बड़ा दर्द की तरह देखते हैं। तो जब इन्हें वहां से निकाला गया था तो इन्होंने एक अपना अलग देश, जिसे हम आज इजराइल के नाम से जानते हैं, वहां पर आकर इन्होंने एक अपना घर बसाया। हम्म। देखिए, इसराइल जब बना तो अमेरिका ने तो तुरंत मान्यता दे दी। जी। अमेरिका का तो खास दोस्त है, पहले से ही चला हम्म। आया है, खैर। हालांकि अमेरिका का ईरान भी पहले अच्छा दोस्त था। अब क्या वजह रही, क्या कूटनीतिक वजह है उनकी, क्या उनका अपना निजी स्वार्थ है अमेरिका का? क्योंकि देखिए, अमेरिका सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से काम करता है। अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है कि उसे किसी देश की फीलिंग्स से या किसी देश के विकास से या किसी के देश से काम से कोई मतलब है। जी जी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार से मतलब है। जहां उसकी चलेगी, जहां उसको बेनिफिट होगा, वो वहां वो काम करेगा। उनने इज़राइल को तुरंत मान्यता दी। हालांकि भारत ने एकदम उसको मान्यता नहीं दी। भारत ने 42 साल बाद 1992 में हम्म। इज़राइल को मान्यता दी। ठीक है? तभी उसके अपने देश से राजनीतिक संबंध उन्होंने हाँ, वो शुरू तो किए। मान्यता का मतलब है कि अपना राजदूत वहां भेजना, हुँ। वहां का अपने यहाँ बुलाना। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इनकी एक फ़ोर्स है मोसाद करके, हम्म। और आप जानते हैं कि वो कितनी पावरफुल देश है। मतलब कितनी पावरफुल इनकी आर्मी है वो।
मतलब वो मोसाद जो है खुफिया एजेंसी है इनकी, तो उसका तो खैर चर्चा, अगर कभी किसी खुफिया एजेंसी की चर्चा हो रही है उसमें टॉप पे इसकी नाम सबसे। मोसाद का हाँ, नाम ना आए तो समझ लो या तो चर्चा करने वाले को पता नहीं है, हाँ, वो जानता नहीं है किस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, या हुँ। शायद वो जो है मतलब जानबूझ के उस चीज को नीचे मतलब नेगलेक्ट करना अंदाज़ा चाह लगाइए रहा है। अगर आप आपको जासूसी थ्रिलर और सीक्रेट मिशन पसंद है, तो मोसाद की कहानियाँ ना सुने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मोसा रोमांचित करेंगी वहाँ की कहानियाँ। मोसाद के किस्से ऐसे-ऐसे हैं संजीव जी हुँ, कि अगर आप सुनने बैठो, देखने बैठो, पहली बात तो ये सब कहानियाँ कॉन्फिडेंशियल होती हैं। बिल्कुल सही बात है। उनके जो ऑपरेशन होते हैं पब्लिक में अगर आ जाएँगे तो वो खुफिया किस चीज़ के रह गए। अरे! पर कुछ हमा चीज़ें ऐसी हैं हाँ, कि जो कुछ एजेंट होते जो हैं, खुल अगर गई बातें उनकी काफ़ी। ऑपरेशन होते हैं वो बाद में कई साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद जैसे एक हम जाके इनका खुल सुन रहे जाती थे, हैं। एडोल्फ आइचमैन करके जो इनका नाज़ी नेता जी, था, जी, जी। जिसने लाखों यहूदियों को मारा था। हुँ। सोचिए, जिसने अकेले ने ही लाखों यहूदियों को मारा था, उसे अर्जेंटीना से चुपचाप उठा लाए मोसाद, बिना गोली चलाए, बिना कोई सबूत छोड़े। मतलब वहाँ के लोगों को पता भी नहीं चला, वो वहाँ के लोगों उसको उठा लाए। मोसाद का ये कहना है कि हुँ, हम जो बात कर रहे हैं, तो आप मोसाद के एजेंट हो सकते हो या हुँ, मैं एजेंट हो सकता हूँ, तो हुँ। हम दोनों में से किसी को पता नहीं होगा। पता ही नहीं होगा हम दोनों को। और जबकि हम दोनों आपस में पार्टनर हैं, आपस हाँ, में सब चीज़ बातें कर रहे हैं, तो हाँ। पर एक-दूसरे को पता नहीं हो सकता। हुँ। ताउम्र भी हम साथ रहेंगे तब भी हम एक-दूसरे के बारे में पता नहीं कर कहते सकते। हैं कि मोसाद के एजेंट्स को एक्टिव भाषा, डिप्लोमेसी सब सिखाया जाता है। ये लोग सालों तक नकली पहचान के साथ एक दूसरे देशों में रहते जी, हैं। जी। अभी तो मैंने सुना था कि एक देश में तो ऐसे भी गए कि मरा हुआ ही दिखा दिया अपना साथी उन्होंने। हुँ। बिल्कुल सेम सेना की तरह से मरा हुआ दिखा के उसको उसने एक्टिविटी करी है अभी। अगर मोसाद ने सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करे हैं, तो वो ईरान में करे हैं। ईरान में करे हैं सबसे ज़्यादा। ईरान में ऐसे-ऐसे ऑपरेशन करे हैं, आपने देखा होगा अभी ये पीछे एक साइंटिस्ट मारा था हुँ। इन्होंने। तो मतलब ऐसी बात है, ऑफ़िशियल तो कभी क्लियर हाँ, होती नहीं है। न्यूक्लियर साइट्स का मैंने सुना था हाँ, वो कि नष्ट करने के लिए पर खुद के पायलट्स को भी चाहिए। अनऑफ़िशियली लोग अंदाज़ा लगा हुँ, लेते हैं, तो वो जो है एक उससे शूट करा था उन्होंने हुँ। रिमोट कंट्रोल गन से। अच्छा, 3000 किलोमीटर दूर बैठ के रिमोट कंट्रोल गन से शूट करना कोई मामूली बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। उसमें इतनी एक्यूरेसी थी कि पास बैठा आदमी बच जाएगा, और सिर्फ़ जिसको इन्होंने टारगेट करा वही मारा था। कमाल की बात देखिए। और वो जो सैटेलाइट से गन कंट्रोल हो रही थी, और उसके बाद वो ट्रक भी जो है अपने आप इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, ताकि कोई सबूत ही ना हुँ। बचे कि हाँ, उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया है, या कैसे इस्तेमाल, कहाँ इसका कॉन्टैक्ट था, कुछ नहीं। भाई आप देखिए ना जहाँ न्यूक्लियर साइट्स पे जो हमला किया था, वो जो इनका जो भी आदमी था वो, उसने खुद को मरे हुए सीरियाई पायलट्स की तरह तैयार किया था बिल्कुल, हुँ। समझ लीजिए। वही कपड़े, वही विमान, सब चीज़ लेके वो वहाँ पहुँचा जो कि वो पहचान ही ना पाएँ किसी तरीके से भी। तो ये भी ख़ैर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दूसरे देशों में पहुँच जाना और उनको अंदाज़ा नहीं होने देखिए आजकल सभी देश में अपनी-अपनी खुफिया एजेंसी होती हैं, जो इसी चीज़ पे काम करती हैं कि बाहर से कौन आ रहा है हमारे देश में जी। और उसको मॉनिटर करती हैं, उसके पीछे लगी रहती हैं, ठीक है? अब सोचिए कि किसी देश में जाके ये लोग उसके प्रमुख साइंटिस्ट को या प्रमुख जो भी है वहाँ के उसको मार दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा। जैसे अभी हाल ही में जब ये युद्ध शुरू हुआ है इनका इज़राइल और ईरान का, तो इनके जो सेना प्रमुख मारे गए हैं और ईरान की वो कौन-सी है वो जो उसकी आईआरजीसी। आईआरजीसी है कौन-सी दूसरी कोई? जो जो उसकी सेना है, हाँ, हाँ, उसका आईआर प्रमुख मारा गया है वो, आईआरजीसी है। आईआरजीसी, ठीक है? उसका कुछ और भी नाम है क्या? नहीं, आईआरजीसी ही नाम है। अच्छा, तो मैं शायद कुछ और ध्यान होगा मुझे। ईरानियन रिवॉल्यूशनरी हाँ, गार्ड है वो। हाँ, ऐसी तो कुछ वो हाँ, वो आईआरजीसी शॉर्ट शॉर्ट। फॉर्म सॉरी मुझे मतलब मुझे लॉन्ग वो शॉर्ट आजकल ऐसी चल गई हैं कि हाँ, आदमी टच नहीं कर पाता उसको। तो ये रिवॉल्यूशन करके जो इनकी वो है, इसके प्रमुख को मार दिया सोचिए आप। जी। मतलब ऐसा समझिए जैसे वहाँ उनके लिए मोसाद है, भारत में हमारे लिए रॉ है, अमेरिका में एफबीआई है। तो आईआरजीसी मतलब एक ईरान की बैकबोन समझो, अगर हुँ, ईरान को कोई अगर पावर देता तो वो सिर्फ हुँ। आईआरजीसी एक ऐसी फोर्स है जिससे बाकी दुश्मन देश ईरान के डरते हैं। मतलब आप समझिए ना कि अगर आपके खुफिया एजेंसी के प्रमुख को कोई देश मार के चला जाए, तो आपकी कितनी बड़ी विफलता होगी समझिए आप। इससे क्या पता है कि आपका टेक्नोलॉजी सिस्टम, आपकी जो पावर है, आपका जो सिस्टम है, वो सब बेकार का धरा रह गया। आपका डिफेंस सिस्टम सारा धरा रह गया। आपकी टेक्नोलॉजी किस काम की है फिर वो बताइए? कि वो आपके अंदर से उठा के ले गया उसको। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी टेक्नोलॉजी में खैर अभी तक देखिए अमेरिका भले ही बड़ा देश है वेपन्स के मामले में, पैसे के मामले में, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी नहीं है। इज़राइल के बारे में ऐसा कहते हैं कि अगर इज़राइल के किसी व्यक्ति को किसी भी देश के कोने में कोई मार दे या उसकी महिला को कोई छेड़ दे, तो कहते हैं कि वो वहाँ की सरकार से बात नहीं करता कभी भी। वो वहाँ जाता है, वहाँ पे मार के खुद वापसी आ जाता है। एक बड़ी फिर वो जो है घटना हुई थी, हुँ, मुझे उसका देश का नाम याद नहीं आ रहा, वो कहाँ पे वो मारे गए थे। हुँ, इसराइल के खिलाड़ी भाग लेने गए थे वो किसी देश में, अच्छा, ओलंपिक में जो है हाँ, टीम गई थी हुँ, पूरी। तो
उस टीम पर किसी देश ने हमला कर दिया, हमला मतलब कर दिया। आतंकवादियों ने हमला कर दिया, हाँ। वो सारे लोग उन्होंने मार दिए। हुँ, तो ईरान की मोसाद ने हुँ। 20 साल इज़राइल तक, की। सॉरी, इजराइल की हाँ। मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाया, हुँ। और जितने उसमें दोषी थे सबको मारा। सबको मारा चुन-चुन चुन के चुन मारा, के, चुन-चुन के 20 मारा। साल। इसी काम में लगा दिया हाँ, उन्होंने सोचो। ये लगा लो तो कितना डेडिकेशन है उनके अंदर। मतलब उनका डेडिकेशन आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पावर हाउस है इज़राइल। अब आप देखो, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हुँ। तो आप किसी ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो आपको लगता है कि जो है बड़ी कंपनी है मतलब। बड़ी कंपनी हाँ। है, उसका हमारे जीवन में अहम रोल है। फिर मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ की है। आप देखिए जैसे गूगल का करिए। आप अगर जैसे मान लीजिए भाई। जिनको नहीं पता, जैसे अमित जी मान लो हम्म। हमें आपको पता है। हम्म। मैं समझता हूँ शायद हमें बहुत सारे दर्शक को पता नहीं होगा। जी। और जिनको पता नहीं हो ना वो हमारे कमेंट जो करके जरूर बताएं वीडियो में कि हाँ आज हमारी वीडियो के द्वारा ही आप लोगों को पता चला कि गूगल किसकी है। बताइए गूगल किसकी है। गूगल का जो ओनर है, जिसने गूगल बनाया था, लैरी पेज और सर्गेई विन, दोनों यहूदी हैं। आप देखिए गूगल और यहूदी है, फेसबुक यहूदी है। हाँ, और इजराइल का ये मानना है कि दुनिया के किसी भी कोने में यहूदी है तो वो हमारा नागरिक है। हमारा नागरिक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है गूगल जो है इजराइल की कंपनी है। देखिए इज़राइल एक ऐसा देश है जहाँ हर 400 लोगों पे एक स्टार्टअप तैयार होता है। जी। मतलब हमारे यहाँ शायद मैं सोचता हूँ 1 लाख पे एक स्टार्टअप भी ना हो, शायद 1 लाख पे भी हमारा नहीं तो होगा। 1 करोड़ पे भी अगर आप लगाओगे तो कितने स्टार्टअप है, जिंदा भाई स्टार्टअप है हमारे यहाँ। 1 करोड़ पे भी नहीं है सोचिए, और उनका हर 400 व्यक्ति पे एक स्टार्टअप है। भले ही आप ये सोचेंगे उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उनके इनोवेशन की पावर तो उनकी हमसे ज़्यादा है। भाई, आप कोई सी कंपनी का भी नाम ले दो उठा हुँ। के, अगर बड़ी से बड़ी कंपनी का आप नाम लोगे तो हो सकता है अरे उसमें से 2 कंपनी में से एक कंपनी जो है यहूदी की आप निकले। उनके स्टार्टअप कंपनी देखिए ना, वेब ऐप की बात करिए, आप मोबाइल चिप्स की बात करिए, ड्रिप की बात करिए, इरिगेशन साइबर सिक्योरिटी की बात करिए, सबके जनक कौन है? सारा जो है, आप किसी देखिए भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो आप, फेसबुक आज के टाइम पे। ये जिन टेक्नोलॉजी की मैंने बात करी, ये इनके जनक हैं। इनके बगैर बाकी देशों के कारोबार बंद है। जी। मतलब इनसे कारोबार चलते हैं लोगों के। आप समझिए टेक्नोलॉजी में कौन है सबसे ऊपर, यही है। हर चीज में सबसे ऊपर है ये। तो ये सारी चीजें इनकी हैं। और अगर इनकी कंपनी की बात करेंगे ना, हम आपको ऐसी इनकी 15 कंपनी बताएंगे जिनका नाम तो आपने सुना है, लेकिन आपको आज तक क्या पता था कि ये सारी कंपनी अमेरिकी हैं। कोई भी इनमें से कंपनी आप लोग ये नहीं मानते होंगे कि ये यहूदी होंगी, इजराइल की कंपनी है। लेकिन वो सारी उसके ओनर कहीं ना कहीं सारे वो इजराइल के ओनर हैं उसके। और हम उन्हीं पे बात करेंगे। देखिए एक एक करके हम कंपनी के बारे में बताएंगे। और आप देखिए बड़े बड़े नामी कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हम बात करते हैं बास्किन रॉबिन्स की। देखिए बास्किन रॉबिन्स सबको पता है कि अमेरिकी कंपनी है, लेकिन रियल ओनर कौन है उसके? भाई, यहूदी है। आइसक्रीम के मामले में तो बास्किन रॉबिन्सन का सिक्का चलता सिक्का है। चलता है। ठीक अगर है। टॉप ब्रांड का नाम आता तो हम्म। उसमें सबसे ऊपर बास्किन रॉबिन्सन आता है। दूसरी देखिए आप बेन जेरिस। बेन एंड जेरिस देखिए ये हम्म। भी यहूदी कंपनी है। सबने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है। तीसरी डंकिन डॉट्स, इसकी बात करें ये भी यहूदी है। चौथी एस्टे लाउटर, फेसबुक, गूगल, हेगन डेज, हेस्प्रो, एच एंड आर ब्लॉक, गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स को कौन नहीं जानता? एक बड़ा नाम फेमस मैं हम्म। बताऊँ आपको। एक जो है, आपने देखा होगा, जैसे हम्म। शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, हम्म। तो शेयर मार्केट का एक नाम बताऊं। जॉर्ज सोरोस से दुनिया परिचित है, हम्म। पर कुछ ही लोगों को पता होगा कि वो एक यहूदी है। यहूदी है। नहीं मैं वही समझा रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है। जॉर्ज सोरोस का कहना ये है कि वो कभी भी चाहे मार्केट को हिला सकते हैं, बिल्कुल उनकी सही इतनी बात है। पावरफुल शख्सियत है कि वो कभी भी मार्केट को गिराने की पावर रखता है बंदा। आप ये समझिए कि इनके लोग ऐसा नहीं है कि जहां युद्ध करने थे वहीं खुफिया तरीके से रहते हैं। इनके लोग कारोबार भी खुफिया तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को आज तक इनका पता ही चल रहा है कि यहूदी बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए हम लोग सब उनको अमेरिकी ईसाई मानते हैं और सब लोग पता चल रहा है कि वो यहूदी हैं। और देखिए अभी लैंड ब्राइट की बात करिए, ओरेकल की बात करिए, ओरेकल को कौन नहीं जानता? सेप्रेल की बात करिए। और सबसे बड़ी कॉफी का नाम कौन सा है जिसका लोग हमारे यहाँ तो खाली ग्लास हम्म। लेके भी फोटो खींच लेते हैं? वो फोटो खिंचवाने में बड़ा जो है, वो अपने हाँ। आप को बड़ा मानते हैं कि हाँ भाई जो है। जिनको इसका नाम पता हो कॉफी कौन सी कंपनी है वो नाम बताएं। ठीक है। मैं हालांकि बता रहा हूं लेकिन हम्म। आप बताएं कि आपको पता था नहीं पता था। स्टारबक्स। स्टारबक्स कॉफी का हर कोई जानता है, हर कोई शौकीन है उसका। एक फोटो लेके हाथ में, जैसे जी। आजकल ट्रैक है ना कि जिसके पास एप्पल का फोन है वो उल्टा करके फोन जरूर पकड़ता है। हम्म। अगर कोई स्टारबक्स की कॉफी पी रहा है उसका फोटो ना डाले तो ऐसे तो ऐसा कोई। संभव नहीं है ना? और वार्नर ब्रॉक्स की बात करिए, वार्नर ब्रदर्स जो है वो भी यहूदी है। फिर तो वार्नर ब्रदर्स एक ऐसी कंपनी है जो एंटरटेनमेंट के मामले में टॉप हम्म। टॉप 3 कंपनियों में आती होगी। अब ये देखिए ना, ये हमने 15 कंपनी तो आपको बताई जो बड़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है। इसके अलावा भी हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है
लेकिन ये अब मेजर ये मेजर कंपनी बताइए। संजीव जी, आप ये डेल कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी है, हम्म डेल लैपटॉप के मामले हम्म में और उसके जो है जितने भी हम्म पीसी आते हैं, हम्म पहले या दूसरे नंबर पे उसका रहता है। हम्म कभी पहले पे चली गई, कभी हम्म, दूसरे पे चली गई। उसका ओनर कौन? यहूदी। माइकल डेल, सब यहूदी है। यहूदी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, कहिए। अब साइंटिस्ट के उसमें बता दूं मैं आपको, हम्म। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने पूरी फिजिक्स की दुनिया हिला दी। अच्छा। तो हर एक बच्चा बच्चा उसके नाम से जो है परिचित होता है। हम्म। आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन होगा वो? नहीं, मैं साइंटिस्ट का नाम नहीं जानता। एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन वो यहूदी है। यहूदी है। और मैं तो सच बताऊं, मुझे आज मैंने कभी आज सुना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है यहूदी है। मैं उसको अभी तक अमेरिकन मानता था उसको। अमेरिकन भले ही, पर हाँ मतलब वही चीज, मतलब ये भी हम्म, सब लोग अमेरिका के हैं। मतलब देखिए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग अमेरिकी नहीं है, लेकिन अमेरिकी यहूदी हैं। और यहूदी का क्या होता है कि अगर विश्व के किसी भी कोने में यहूदी है तो वो इजरायली है। उसके खून में रग रग में इजराइल बसता है। वो आदमी ऐसा था एल्बर्ट हम्म आइंस्टीन, जिसने नियम दिए फिजिक्स हम्म, के, वो उन्होंने पूरी फिजिक्स की दुनिया ही बिल्कुल हिला सही के रख बात है। दी थी। एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं हाँ, जानता। उससे पहले जो ये था कि फिजिक्स में अलग अलग नियम होते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हम्म थी जो उसने आके सुधार कराया। हम्म। तो बताओ, वो यहूदी है। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन की बात बताऊं मैं आपको, जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो क्लास में कोई चश्मा लगा के बैठा तो हम उसे आइंस्टीन कह के ही पुकारते हाँ, थे। होता था। हाँ, आइंस्टीन की उपाधि दी हाँ, जाती आइंस्टीन की उपाधि दी जाती थी उसको। थी। तो आइंस्टीन कितना फेमस नाम है बताइए, किसको पता था? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता, सबको पता होता है। बहुत कम लोगों को लेकिन पता होता है जिनको उसकी इन चीजों में रुचि होती है ना। हर किसी को रुचि नहीं होती है ना इन चीजों में। और देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं। देखिए, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, आप अमेरिकी में जो यहूदी की कुल औसत आय संपत्ति है, वो एक मतलब 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर, करोड़ अमेरिकी डॉलर है, सोचिए। और अगर इसी कंपैरिजन में हम लोग अमेरिका की बात करें, तो मात्र 26,200 अमेरिकी डॉलर की है। कितना ह्यूज डिफरेंस है, सोचिए। कहाँ 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर, कहाँ 26,000 अमेरिकी डॉलर। कितना फर्क है, सोचिए, बताइए। देखो संजीव जी, हमें तुम्हें लगता है कि जो जैसे फोर्ब्स कंपनी है, जो हम्म फोर्ब्स मैगजीन है, वो छापती है कि इतने आदमी अमेरिकी लिस्ट में ये पहले हम्म नंबर पे हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, ये हम्म। तीसरे नंबर पर हैं। पर वो जो है, सिर्फ ये होता है जैसे हम समुद्र में गए तो जो ऊपर की चीज है वो हमें दिखती है, दिखती है, बिल्कुल सही जो बात उसके नीचे की है, जैसे है। ग्लेशियर का कहते हैं हम, ग्लेशियर 10% ऊपर दिखता है, सिर्फ नब्बे हाँ, परसेंट 90 नीचे नीचे होता है। होता है वो। तो ऐसी फाइनेंस के मामले में भी है। कुछ कंपनियां जो है हमें सिर्फ दिखाई जाती हैं कि ये टॉप पे चल रही हम्म। हैं, जेफ बेजोस नंबर 1 पे रहे, या जो है एलन मस्क है। टेस्ला के जो मालिक हैं हम्म एलन मस्क, ये नंबर 2 पर चल रहे हैं या हम्म नंबर 1 पर आ गए, चलते रहते हैं ऊपर नीचे। हम्म असल में जो 13 ब्लड लाइन फैमिली है, हम्म। सारी दुनिया की वेल्थ वो मैनेज करती हैं। बताइए। 13 फैमिली है, जिसमें जॉन एफ कैनेडी की थी, हम्म वो अभी भी चली आ रही है, पर वो कभी लाइमलाइट में नहीं लाइमलाइट आती। में नहीं आती। मैं तो अभी शायद ब्लैक रॉक के बारे में पढ़ रहा था एक दिन। ब्लैक रॉक का भी तो ये बता रहा था वो, कि हाँ, मतलब ये लोग जो हैं वो ये हमेशा कभी लाइमलाइट में, ये पैसा खर्च करते हैं इसलिए कि इनका कि नाम ना इनका आए। नाम ना है, ये अपना नाम दबाने के चक्कर में मैं रहते हैं। मतलब मैं ये एक इंटरव्यू एक देख रहा था मैं, एक का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बता रहा था वो कि बाकी लोग तो खर्च करते हैं कि हमारा नाम आए, क्योंकि उनको क्या होता है, उनके शेयर ही तभी बढ़ते हैं जब उनका वो नाम नए आता है। नए अमीर होते हैं। हाँ। और ये लोग खर्च करते हैं किस लिए, कि भाई इनका नाम नहीं आना चाहिए किसी प्रकार से। तो उनमें जो 13 ऐसी फैमिलीज हैं, मतलब 13 ब्लड लाइन है एक हम्म। तरीके से मान लो, जो चली आ रही हैं, तो वो ही पूरी दुनिया की वेल्थ मैनेजमेंट करती हैं। बताइए। सारी दुनिया का पैसा अगर किसी का हम्म है, तो उनका है, घूम फिर के जाना उन्हीं के पास है। हम्म भाई, आपने एक कंपनी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आपको वो कंपनी उन्हीं हम्म। की है। तो उसमें से 6-7 फैमिलियां जो हैं वो यहूदी की है। अब आप देखिए ना, अगर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार देखें, सबसे अमीर अमेरिकी यहूदी की बात करें हम लोग, तो लैरी एलिसन है, ओरेकल के मालिक, ठीक जी। है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे भी कौन है, लैरी पेज। दोनों ही यहूदी हैं। तो देखिए, बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके बारे में पता नहीं है। टेक्नोलॉजी, पैसे में, बिजनेस में, कारोबार में, हर चीज में आगे पैसा तो एक साइड को रख दो आप, हैं। इन्होंने किस चीज पे कब्जा कर रखा पता है आपको? हम्म जो आजकल दुनिया को कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, हम्म जैसे सोशल मीडिया है। हम्म। सोशल मीडिया पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। बिल्कुल सही बात है। अगर फेसबुक आज चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदलने की ताकत रखता है। होता है भाई, बहुत देशों में चुनाव मोबिलाइज करते हैं ये लोग। और उस पर आरोप भी लगे बार बार। आरोप भी भाई, भारत में भी कितना विवाद चला हाँ, फेसबुक पे, आप बार बार देखिए। आरोप लगे, अमेरिका में लगा, रशिया पे लगा। देखिए, आप ये देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, तब कहते हैं कि वो इस्तेमाल करती थी, जी। क्योंकि
जिसने इस्तेमाल करा होता है वो ही उसका विरोध करता है ना? हुँ। जब सरकार बदली, हमारे यहाँ दूसरी सरकार आई, विपक्षी सरकार आई, बीजेपी एनडीए सरकार में आई, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया। तो भई कांग्रेस ने वो काम करा था तो इसलिए उसे मैं पता होगा। वही नमित जी, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है आपके खिलाफ, तो मुझे पता है कि इसके इस्तेमाल से ही मैं जीता हूँ। मतलब मैंने जो भी कुछ करा मैं जीता आदमी का जीता। अब अगर सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे पता है ना, मुझे पता है क्योंकि मैं कर चुका हूँ। वो कर रहा है तो मुझे उसका विरोध करना है। कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता तो ये भी आरोप लगाएँगे, तो पता देखिए होता है ना ये एक सबको। जेन्युइन बात है, हम लोग किसी को टारगेट नहीं कर रहे। हुँ, अगर कल को बीजेपी विपक्ष में होगी तो बीजेपी ही आरोप लगाएगी। क्योंकि जब ध्यान होगा आपको, जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी भी कहती है सीबीआई का यूज़ कांग्रेस करती है, जी, जी। ठीक है? एटीएस देखो ये वो तो जितने भी राजनीतिक मुद्दा है, उससे हाँ, वो हमें सब लेना क्या, उससे नहीं वो मतलब तो मैं एक बात कर रहा हूँ हाँ, टेक्नोलॉजी की। वो तो मतलब आपस क्योंकि में सब हाँ, एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रहते हैं, ये टेक्नोलॉजी तो वाली बात है। पॉलिटिक्स है। उससे हमारा खैर हुँ, कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ़ एक उदाहरण दिया जाता है आपको। ये सारी टेक्नोलॉजी वाली हुँ, बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुँ, था कि जो है, हम तुम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पर वो लोग पावर को अपने एक सेंट्रलाइज़ करके रखते हैं। देखिए एक जैसे जैसे हुँ, फेसबुक एक टूल है, हुँ, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल में करने का एक वो हुँ, उनका एक टूल है। वो हुँ, जब चाहें जो भी मुद्दा हुँ, पब्लिक में फैला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो ऐसी जो है टूल बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक अब बड़ा फेमस वो है एक टूल जासूसी का, हुँ, पेगासस नाम का। पेगासस बहुत हाँ, सुना है अभी इसका भी, पेगासस कहाँ की कंपनी है? इज़राइली होगी ज़रूर। इज़राइली कंपनी। हुँ, वो टूल ऐसा कि उसमें आपको आपके मोबाइल में भेज दिया जाएगा, तुम्हें जो है ना इंस्टॉल करने की उसका ज़रूरत, मैंने सुना भी शायद एक ना किस्सा आप टच बता भी रहे थे करने की शायद मेरे ख्याल ज़रूरत। से। वो तो सिर्फ़ एक वीडियो या मैसेज कोई भेजेगा ऐसा। पेगासस का आप शायद बता भी रहे थे कुछ हुँ, कि सॉफ्टवेयर में किसी में डाल दिया था उन्होंने बहुत समय तो उन्हें पता भी नहीं चला शायद मुझे वो तो। तो स्टक्सनेट था। अच्छा स्टकनेट हाँ, था वो, ईरान की जो ईरान दवाई के थे। वो करी थी। हाँ, तो वो पेगासस तो ऐसी चीज़ है कि आपके मोबाइल में कोई वीडियो या फ़ोटो भेजेगा कोई आदमी, हुँ, आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही ना होगा कि मेरा फ़ोन हैक हो हुँ। चुका है या मेरा कंप्यूटर हैक हो चुका है। आपकी सारी बातें, सारे कैमरे-वैमरे सब जो है उनके उसमें चले जाएँगे। देखिए तो पिछले टाइम में जो है हथियार क्या होते थे? लाठी-डंडे, तीर-भाले हथियार होते थे। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम जो बीच का टाइम आया उसमें हुँ, बंदूकें, हुँ, हथियार, गोला ये सब वो होते थे। तोप, गोले बारूद ये सब हथियार था। हुँ, आज का जो टाइम है संजीव जी, तो वो जो है इलेक्ट्रिक वॉरफेयर का है। बिल्कुल सही बात है। तो अब जिसके पास अगर कोई डाटा है आपका, हुँ, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो समझ लो सामने वाला आपको कभी भी चारों खाने चित कर सकता है। ये बात ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ना कि ये डेडिकेशन उन पे कहाँ से आ रहा है? क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं? हमारे पास है। भारत के आप जबकि कहते हैं कि भारत की सेना सबसे पावरफुल सेना है, ठीक है? ये बात हिटलर ने भी कहा है। लेकिन हमारी कमी कहाँ रह जा रही है? और उनकी कहाँ वो हमसे जीत रहे हैं? हिटलर उनके ने यहाँ तो ये कहा था अगर हाँ, मेरे पास इंडियन आर्मी होती तो मैं पूरी दुनिया पर पूरी राज दुनिया राज करता। करता और बिल्कुल ठीक बात थी उसकी क्योंकि भारतीय सैनिक वहाँ जाके युद्ध जीत सकती है जो कारगिल का युद्ध था। कितनी ऊँची पहाड़ी पे हम लोग जहाँ चढ़ पर गए, हड्डियाँ जम के पत्थर की तरह पत्थर बिखर हो गई। जाती है। सोचो वहाँ हम चढ़ के जीत गए, ठीक है? वो बात हम बाद में करेंगे लेकिन मैं जो कहना चाह रहा कि उनका डेडिकेशन कहाँ है? उनके यहाँ एक रूल है इज़राइल में, 18 साल के हुए जैसे ही आप, चाहे वो हुँ, लड़की हो, चाहे लड़का हो, उसको सेना में जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा उसको? क्योंकि वहाँ उसको अनुशासन, रिस्क लेना और लीडरशिप सिखाई जाएगी। किस तरीके से आप काम करेंगे? अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली चीज़ें आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा? मैं बताऊँ इससे क्या होगा? जब भी हमारा किसी देश से युद्ध होता है या हम किसी कहीं लड़ते हैं या हमारे आस-पास कोई ऐसी घटना होती है, नमित जी मान लीजिए आपके आस-पास भाई सेना नहीं है आपके आस-पास, सेना भाई बॉर्डर पे तो है, हुँ, आपके पास पुलिस है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन भी आपको नहीं मिल पा रहा। आपके घर पे कोई हमला हो जाए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आतंकवादी ना लेके कोई ऐसी घटना हो जाए कि जिससे आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तो अगर आपने सेना की सर्विस ली है, तो आप अपने घर को बचा पाएँगे? बिल्कुल। बचा पाएँगे, बचा पाएँगे? प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग में और खुद की उसमें बहुत फ़र्क अंतर होता है होता है। भई। वो बिल्कुल ऐसे तैयार करेंगे आपको कि आपको बॉर्डर पे लड़ाया जाएगा बिल्कुल। वहाँ बताते नहीं तो हैं वहाँ पर 3 साल की वो जो है सेना में अपनी सेवा देना तो अनिवार्य है ही। मैंडेटरी है, मैं यही बताना चाह रहा हाँ, हूँ, मैंडेटरी है वहाँ और पे। 3 साल में आपकी एक ट्रेनिंग जो है हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग पूरी होती है और हुँ, 3 साल सेवा देना होता है। ये जितने भी इज़राइल के जो वो हैं, हुँ। पीएम बने हैं, जो जो भी है उसमें नेता है, सबने अपनी एक आर्मी में पहले सेवा दे चुके होते हैं। आप ये समझिए ना कि देखिए जब आप अपना और मैं एक हुँ, घटना बताऊँ हुँ, आपको, जो नफ्ताली बेनेट इससे पहले पीएम हाँ, थे, उनके तो भाई की उसमें ही वो घटना वो हुई मौत हुई थी, थी, हाँ, मौत हुई उसका मैंने थी। भी सुना था। तो देखिए, शायद किसी देश से युद्ध में उनकी मौत हुई थी। तो भाई साहब आप ये देखिए ना कि जो इनके वो हैं, वो भी तो लड़ने गए थे। हाँ, इनके बिल्कुल जाते हैं। इनका इनके यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई अगर राष्ट्रपति है या कोई
है तो वो नहीं जाएगा, वो भी ना ना ना, लड़ने सब जाएगा। सब जाएगा। अगर अगर उसे हाँ, आर्मी में जाना है, उसकी जरूरत है तो वो अगर जाएगा। जरूरत है नेतानियों की तो नेतानियों भी लड़ने जाएगा। हाँ, नेतन्याहू को भी पूरी हाँ, ट्रेनिंग मिली हुई है, वो भी हर एक हथियार चलाना सब जानता है। जानते हैं हमारी तरह हाँ थोड़ी कि खाली हाँ बंदूक चलाएगा। देखिए हमारे यहाँ नेता लोग जो हैं वो खैर भाषण अच्छा दे सकते हैं, लड़ने के लिए हमारी सेना बहुत सक्षम है, खैर इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ होना सबको चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी नेता के बारे में, लेकिन हर व्यक्ति को भारत में ये सिखाना चाहिए। अनुशासन, लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। देखो, इजराइल की तारीफ करना कोई हमारा उससे ऐसा नहीं है कि हमें उससे कुछ हुँ, मिला है, हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं या हुँ। कुछ कर रहे हैं। इजराइल की तारीफ करने का मतलब ये है कि हमें भी उससे सीखना चाहिए। देखिए, जो अच्छी बातें हैं उसकी, वो अच्छी बातें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और जो बुरी बातें हैं उनको साइड में रख देना चाहिए। आप ये देखिए ना, जैसे हमारे यहाँ अग्निवीर आया, तो बहुत सारे लोगों ने देखिए क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना, है ना? लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं मोदी जी की बहुत अच्छी स्कीम थी। हालाँकि थोड़ा-सा इसमें ये समझ लीजिए कि वो अग्निवीर के बाद वो बेचारा हट जा रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप उसको अनुशासन सिखा रहे हैं। आप सिखा रहे हैं कि 18 साल के बाद वो खड़ा खड़ा होके गली में लफंडागर्दी ना करके सेना में अपना डेडिकेशन दे। सेना से कुछ सीख के आए, जज़्बा हो उसके लिए देश के लिए। और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है मोदी जी ने इज़राइल से सीखा है। हाँ, देखो, बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने इज़राइल से सीखी हैं, हुँ, अमेरिका से सीखी हैं और इन देशों से एक अच्छा आदमी जो होता हुँ, है, वो सीखता भी है ऐसी चीज़ें। सीखनी भी चाहिए हमें, कहीं बाहर से अगर हमें हुँ। कोई जानकारी मिल रही है, कोई अच्छी आदत किसी दूसरे की सीखने को मिल रही है, तो वो सीखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अग्निवीर जो है वो इज़राइल के कॉन्सेप्ट पे ही हमारे यहाँ शुरू हुआ अब है। सीखने की बात बताऊँ मैं हुँ, आपको, इज़राइल में क्या है, इज़राइल में जैसे हमारे यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, हुँ, इज़राइल में ऐसी ज़मीन नहीं है। हुँ। क्योंकि मिडल ईस्ट में आता है, मिडल ईस्ट में आपको पता है सब डेज़र्ट ही है, हाँ, डेज़र्ट है तो सारा। वहाँ भी डेज़र्ट ही है। हुँ, पर उनकी टेक्नोलॉज़ी इतनी उन्नत है कि वहाँ पर वो रेत में भी जो है हुँ, अपनी ज़रूरत की सारी सब्जियाँ, सारी अनाज सब उगा रहे हैं। पहले बाहर से जो आयात करते थे, पर अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि इतनी टेक्नोलॉज़ी उनके पास उन्नत हो गई है कि वो सारी चीज़ें अपने यहाँ ही हुँ, उ उगा ले रहे हैं। तो वो ही टेक्नोलॉज़ी हमारे लोग राजस्थान हुँ, लेके आए हैं। उनकी ड्रिप इरिगेशन की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हुँ। वो राजस्थान में भी उसके सहारे से फसल उग रही है। हाँ, अब देखिए ना जैसे आप मैं लगभग हर महीने ईश्वर की कृपा से राजस्थान जाता ही हूँ, ठीक है? और पहले जब मैं राजस्थान जाता था तो देखता था कितना सूखा था, लेकिन अब आप राजस्थान जाएँगे, तो आपको हरियाली दिखेगी। आपको वो फसल होती दिखेंगी जो कभी आप सोच भी नहीं तो सकते। वो सारा जो टेक्निक है वो इज़राइल से आई इज़राइल हुई की है। लाई हुई टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सही बात है कि टेक्नोलॉजी में इज़राइल बहुत आगे है और हमें देखिए, इसे कहने में हमें कोई वो नहीं है कि जहाँ भी अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, हमें उससे सीखना चाहिए। अब जब से ईरान का जैसे वो चल रहा है, हुँ, ईरान की एक बड़ी अच्छी बात ये है कि ईरान मिसाइल के मामले में हुँ, मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पे है। हुँ, भाई पहले नंबर पे अमेरिका या रसिया, पहले दूसरे पे ये चलते हैं दोनों। हुँ, पर जो टेक्नोलॉजी मिसाइल के मामले में ईरान की है, हुँ। वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है। लेकिन अमित जी मैं एक बात और बताऊँगा इसमें रोक के आपको। अगर आपको पता हो कि दुनिया का पहला एंटी मिसाइल सिस्टम किसका था? हाँ, वो इज़राइल का था वो। उसका तो कोई तो हमने आयरन डोम नाम से जो उसका तो हमने जो ज़िक्र ही एंटी ना करा मिसाइल है। सिस्टम है, जिसका हमने ज़िक्र नहीं हाँ। करा, वो पहला टेक्नोलॉज़ी जो थी वो इज़राइल की थी। तो आयरन डोम जो बनाया वो सिर्फ़ उन्होंने ईरान की मिसाइलें रोकने के चक्कर में तो बनाया। वो आप देखो, हवा में ही रॉकेट को खत्म कर देता है वो आज भी वो। कहावत होती है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ, तो अब वो 3 तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, एक हाँ। तरफ से उनके पास समुद्र है। तो अब उन्हें हमेशा खतरा रहता है, अभी पता नहीं कब किसकी मिसाइल आ जाए। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि को आयरन डोम करके होता है। आयरन डोम के नाम से, कि दुश्मन की सारी मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है हवा में वो। ही वो भी। वो भी हवा से हवा मतलब में। देश में नहीं आएगी, वो वहीं से वहीं गिरा देगा उसको। देखिए इज़राइल के बारे में कहते हैं कि इज़राइल ने आज तक 7 युद्ध लड़े हैं। हुँ, चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी वो सातों जीता है, ठीक है? और आपको ऐसा युद्ध बताऊँ 1967 का 6 डे युद्ध, तो हुँ। केवल 6 दिन में उन्होंने 3 अरब देशों को हरा दिया। सोचिए 6 दिन के अंदर मात्र 3 अरब देशों को हरा दिया उसने। बहुत बड़ी बात है सोचिए अपने आप में। और उसका अगला युद्ध 1973 का यॉम किपर युद्ध, जब इज़राइल पर त्योहार के दिन हमला हुआ और फिर भी उसने जवाब दिया और ऐसा इतिहास बनाया कि अभी तक वो उसका नाम लिया जाता है। तो बहुत सारी उसकी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, एक जैसे भारत की बात कर लीजिए आप लोग। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा किस देश से होता है? पाकिस्तान से। क्योंकि थोड़े बहुत क्षुद्रम युद्ध हमारे चलते रहते हैं इनसे मतलब। पाकिस्तान का भी एक बड़ा मुझे मज़ाकिया वाक़या जो है हाँ, पसंद अभी याद आया। हुँ, पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश ने पता हुँ, क्या कहा? हाँ, बोले अगर इज़राइल ईरान पर बम गिराता है, हुँ, एटम हुँ, बम, हाँ। तो हम इज़राइल पर एटम बम गिराएँगे। और अभी इज़राइल ने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में फिर? अब ये मुझे तो उसका बयान सुन के यार इतनी हँसी आई। अब वो आप बताओ क्या कहा?
भैया उसने कहा खत्म कर देंगे। और मुझे लगता है शायद ईरान तो सॉरी लड़ भी लेगा, लेकिन पाकिस्तान तो भाई रहमो करम का है किसी के, उस पर तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ईरान पे तो फिर भी भाई ईरान पे अपनी टेक्नोलॉजी है। भाई अगर पाकिस्तान इजराइल के बारे में ऐसा कहता तो जो इजराइल के जो आका हैं जिन्हें हम आका मानते हैं अमेरिका, तो वो तो उसके पैसे रोक देगा सारे के मैं सारे। भाई अगर ये बताइए मुझे को कि पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से हो रही है? अमेरिका से। और अमेरिका में कौन पैसे देने वाला है? यहूदी। सारे यही तो भाई तू गलत तरफ बोल गया, पहले पता कर ले किसके खिलाफ बोल रहा है। बात ये ना, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो उनका है नहीं पाकिस्तान का, ठीक है, वो चांद पे भी झंडा गाड़ी आए। वो तो बहक गए बस। वो तो वो वाली बात है ना, कहते हैं ना कि वो दुनिया बात कर रही थी कि भाई हम चांद पे झंडा लगाएंगे, वो ना भाई साहब हमारे झंडे पे चांद है। अब उन्हें कौन समझाए कि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होने में बहुत फर्क है। बहक जाते हैं वो बस। हाँ तो भावनाओं में बह गए भाई साहब, गलत जगह पंगा ले रहे हो, निबट जाओगे, चक्कर में पड़ो, ऐसे देखते रहो, अच्छा मजा आ रहा है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी में यार जब ईरान उसका कब्जा नहीं ले पा रहा तो तुम कहां से ले लोगे, सोचो यार। बहुत सारी चीजें ऐसी। और देखिए इसराइल मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व की लड़ता है हमेशा। देखिए जो छोटा होता है ना उसको कहने का खतरा तो होता है बड़े से, है ना। और ठीक भी है, अगर छोटा अपनी धमक दिखा के नहीं रखेगा तो फिर बेचारा वो दबका रह जाएगा, बिल्कुल ये तो है ही। क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसलिए उसको हमेशा अग्रेसिव मोड में रहना पड़ता है। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत की, कि भारत हमेशा डिफेंसिव मोड में रहता है हमेशा। भारत ने आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हुए हैं चाहे चाइना से हुए हैं, हमेशा डिफेंसिव मोड में ही काम करा है। हमेशा हमने अपने आप को बचाया है, कभी हमने सामने वाले पे हमला नहीं किया। लेकिन इसराइल ने हमेशा हम्म। शुरुआत करी है, उसने कहा है भाई मैं डिफेंस नहीं करूंगा, मैं मारूंगा सीधे। हाँ, तो देखो होना भी ये चाहिए। अगर आपको लगता है किसी सामने वाले से खतरा है तो पहला बार आपका होना चाहिए। ये तो हर एक युद्ध रणनीति कहती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसराइल की एयरफोर्स भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स है, और बताते हैं कि वहां हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग दी जाती है युद्ध की। जो इजरायली एयरफोर्स की बात करेंगे आप लोग तो सोचिए, उसको हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग केवल देखो युद्ध की दी जाती है। वो तो 3 दिन युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर वो रोज भी लें तब भी उनके तब लिए भी उनको कम कोई है। दिक्कत नहीं है, तब उनको भी उनके लिए कम है, कम है। क्योंकि उनके चारों तरफ का माहौल ऐसा माहौल ही है कि ऐसा है। उन्हें हमेशा ये आशंका रहती है कि कब हमारे ऊपर बम गिर हम्म। जाए, कब गोला गिर जाए आकर। तो उन्हें तो हमेशा यही डर सताता रहता है। देखिए और अच्छी चीज भी है, हालांकि भारत से तो इसराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, और इसराइल सिर्फ हथियार ही नहीं, भारत को टेक्नोलॉजी, खेती, साइबर डिफेंस तक बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करता है। बहुत देखो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास उससे आ रही है। इजराइल से हमारे बहुत ऐसे अच्छे हम्म। संबंध हैं कि इजराइल की हम एक डिपेंडेंसी है हमारी हम्म। इजराइल के ऊपर। हम्म। अगर हम वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज ना करें ना तो करें तो बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग। बहुत पीछे रह हम्म। जाने की संभावना तो है। खेती में जैसा अभी आप राजस्थान की बात कर रहे थे, हम्म। और मैं उसके बारे में पढ़ भी रहा था कि खेती का उसमें बहुत मोटा मोटा लाइन से दिया हुआ है कि खेती में बहुत बड़ा सपोर्ट इसराइल का रहा है। खेती में भी सपोर्ट है और हम्म। टेक्नोलॉजी के मामले में। साइबर डिफेंस में। हाँ, हम्म। साइबर डिफेंस है और ये हथियारों के मामले में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम्म। कंसल्टेंसी हम वहां से लेते हैं। हम्म। क्योंकि इजराइल में इतनी जगह तो है नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती सही है। बात है। वो कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी के मामले हम्म। में अपनी पावर ज्यादा रखता है। देखिए कहीं ना कहीं भारत का इसीलिए उसके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, अभी 2017 की बात करें हम लोग, नरेंद्र मोदी जी इसराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। हम्म। मतलब मैं समझता हूँ भारत का कोई प्रधानमंत्री अब तक इसराइल नहीं गया हुआ शायद। अच्छा, ये मेरी जानकारी में नहीं है अभी तक ऐसा हुआ है। हाँ अभी तक, मतलब मुझे जहां तक जानकारी है कि 2017 से पहले आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इसराइल नहीं गया। मोदी जी इसराइल गए और उन्होंने खुद बेयर फुट पर चलकर श्रद्धांजलि दी है, सोचिए। हाँ, तो उससे पहले समीकरण भी बदले हुए थे कि हम रशिया के इन्फ्लुएंस में रहते हम्म। थे, तो इस चक्कर में ना गए होंगे। नहीं बहुत सारी चीजें देखिए, मैं खैर इस चीज में बहुत सारी चीजें मोदी जी की तारीफ करता हूँ कि मोदी जी ने बहुत सारे देशों से संबंध सुधारे जी हैं। जी। देखिए अगर आज की बात करें, इससे पहले की सॉरी, पहले जब भी पाकिस्तान से युद्ध हमारी कोई ऐसी खटपट होती थी, कोई युद्ध होता था, तो शायद जितने भी ये इस टाइप के देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, है ना। देखो संबंधों की बात से मुझे याद हम्म। आया, अभी एक घटना हुई थी पीछे, आपने देखा भी होगा। वो अपने यहाँ के बड़े बिजनेसमैन जो हैं हम्म। अडानी जी, हम्म। तो अब आपस में ही मतभेद हो गए। हम्म। जो लैरी पेज, सॉरी हम्म। क्या कंपनी थी वो, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग से हुआ। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे हाँ अडानी की कंपनी के ऊपर, तो बिल्कुल काफी शेयर उनके गिर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अडानी का जो, आपने देखा होगा हाइफा जो पोर्ट है उसमें इजराइल में, हाँ उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका। हाँ एक तरीके से ये मान लो कि वो अडानी का ही आप मान के चल बिल्कुल सकते सही हो। बात है। उससे बहुत सारा व्यापार ऐसा होता है जो देश विदेश हम्म। पर
इजराइल को भी फायदा होता है हम्म और हमारा अडानी का है तो हमें भी फायदा होता है, हम्म मतलब इंडिया को भी फायदा होता है। हम्म तो इजराइल की जो एजेंसी मोसाद, हम्म उसने इनडायरेक्ट वे में जाके, भाई डायरेक्ट तो किसी भी दूसरे देश हम्म, के बिजनेसमैन का आप वो कर नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि राष्ट्र आप जो है राष्ट्रीय हो, हम्म वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में पूरा एक ऐसा सेटअप बिठाया, पूरे जो उसने आरोप लगाए थे सारे पेपरों की जांच करी, हम्म जो डाटा होता है उसका भी एक डाटा होता है मेटा डाटा हम्म करके, उसकी जांच करी कि आरोप सही है या गलत है। हाँ, तो वो सारे आरोप जो गलत बैठे, गलत बैठे। हाँ, जो अडानी पर लगे थे हम्म कि वो ये पैसे का हेर फेर हम्म कर रहे हैं या हम्म इनकी शेल कंपनियां ऐसे करके हम्म आरोप जो लगाए थे, हम्म तो वो सारे आरोप गलत बैठे। तो उस आरोप से बचने के चक्कर में उस आदमी को अपनी कंपनी हिंडनबर्ग बंद करनी पड़ी। बंद करनी, हाँ सुना है मैंने कि वो बंद हो गई। हाँ, वो हाँ, उसने पहले ही पहले बंद कर दी। बंद कर दी। अगर वो शट डाउन नहीं करता अपनी कंपनी तो उस पर कोई ना कोई कानूनी कोई कार्रवाई। कार्रवाई होती उस पे। हाँ, अब वो भी मोसाद के उसमें होती तो फिर पता तो ही है फिर तो आपको। खैर खतरनाक ही होती। और देखिए हाँ, ये जो नमित जी बता रहे हैं ना, ये समझिए ये कहीं ना कहीं भारतीय सरकार का इम्पैक्ट है। अगर भारत सरकार का इम्पैक्ट उनसे ऐसा नहीं होते, उनसे रिलेशन तो ऐसे बिल्ड ये नहीं होते। हमारे उनसे ऐसे रिलेशन रिलेशन है है, जिस कारण हमारे देश के व्यापारी को इतना बड़ा फायदा सपोर्ट करा पहुंचाया। उन्होंने, सपोर्ट करा। भाई, एक देश की एजेंसी हम्म, पूरे दूसरे देश के व्यापारी को सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, बहुत बड़ी बात है ये। अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म लगा रही है या अपने जो है ह्यूमन रिसोर्स लगा रही है, और वो भी मोसाद जैसी एजेंसी। तो कहीं ना कहीं हमारे आप संबंध देखो किस लेवल के होंगे। देखिए मैं एक चीज सोचता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारी राजनीति बहुत गलत है ना। अगर आपके देश का कोई व्यापारी कहीं नाम कमा रहा है विदेश में, तो कायदे में चाहे सरकार किसी की भी हो, पक्ष विपक्ष दोनों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। जी। उसकी वजह क्या है ना, देखिए ये बड़े बड़े व्यापारी जो हमारे देश चलाते हैं, इकोनॉमी इन्हीं से घूमती है, इन्हीं की वजह से रोजगार मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में अगर इनके करेंगे तो कहीं गुना रेशियो ज्यादा है प्राइवेट जॉब्स का। और अगर इन लोगों को आप डुबो देंगे, इन लोगों को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं आंखें मूंदनी पड़ती हैं इन लोगों के चक्कर में। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार ने इसका फेवर करा, सरकार ने इसको इस जमीन पे दे दी, इस रेट पे जमीन दे दी। देखिए अगर वो नहीं देंगे तो कारोबार कैसे स्टेब्लिश होगा, अच्छा अच्छा कारोबार कैसे लगाएंगे बताइए मुझे आप। हम विदेश वाले लोगों को भी देते हैं ना, देते हैं। और छोड़िए कितने देश ऐसे हैं, भारत तो फिर भी नंबर एक में काम करवाता है, ठीक है हाँ, कि आप बिल्कुल। भाई ईमानदारी से काम करेंगे तब हम आपको जमीन देंगे। और मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताना मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। उस देश का ये सिस्टम है कि आप क्राइम करो अपने देश से और भाग के हमारे यहाँ आ जाओ, और इतना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कर दो एक और आपको हम अपने नागरिकता दे देंगे। $200 मिलियन ऐसे करके उनकी हाँ, एक रकम है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दो। आप लोग समझ भी गए होंगे हम किस देश से हाँ, कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी वहां गए भी हैं, कई सारे गए हैं। कई सारे गए हैं। एक दो नहीं, कई हाँ सारे कई गए हैं। सारे हैं, मतलब आप लोग समझ गए होंगे किस पे कर रहा हूँ। तो सोचिए हम लोग तो फिर भी अपने यहाँ बिल्कुल तो देखो, प्योर को ले रहे हैं। ये तो अपने यहाँ के, भाई अडानी हम्म हमारे यहाँ के हैं, तो हमारे हम्म यहाँ को लोगों को दिक्कत ये होती है कि उनको जो है नियमों में हम्म छूट दी जा रही है। हम्म अभी आपने एप्पल कंपनी का एक जिक्र जिक्र सुना होगा। हम्म कोई, हम जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि आदमी अमेरिका कह रहा है कि अपने यहाँ हम्म मैन्युफैक्चरिंग करो। हम्म एप्पल ने क्लियर मना कर दिया बिल्कुल कि साफ ना करे, कि सोचिए। हम अपना प्लांट इंडिया से आपके यहाँ सेटल नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। जबकि वो कंपनी अमेरिका की है। अमेरिका की है बिल्कुल सब कुछ। और अमेरिका में अपना प्लांट लगाएगी तो अमेरिका को भी फायदा फायदा होगा। होगा। पर उसने अपने खुद के फायदे के चक्कर में अपने ही देश को मना कर दिया। सोचिए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उसे लेबर सस्ती मिल रही है। बहुत सारी चीजें हैं। जो काम एप्पल कराती है, मैं एक मोटा सा आपको अंदाजा हाँ बताऊं, जो एप्पल अपना यहाँ काम कराती हाँ, है, तो उस काम के लिए उसे अपने यहाँ $2 पर घंटे की मजदूरी देनी देनी पड़ेगी। पड़ती है। और वही काम अगर अमेरिका में जाके कराती है तो आप अंदाजा लगाओ कितने की मजदूरी देनी पड़ेगी। तो 10 गुना हो कम से कम। $20 पर मतलब सोच, हाँ 10 गुना ही हो गई। बीस बताइए। डॉलर पर घंटे की मजदूरी वहां पे देनी पड़ रही है। और जो जमीन उसे अपने यहाँ ₹10 की मिल रही है, हम्म, वही जमीन उसे वहां पे जाकर ₹1000 की मिल रही है। कितना फर्क है सोचिए। और जो प्लांट लगाने में कॉस्ट अपने यहाँ आ रही है, उसकी 10 गुना कॉस्ट अमेरिका में आ रही है। अमेरिका में आती दूसरा, हमारे यहाँ 25% या कुछ परसेंट का पीएलआई का वो है। है। अगर बाहर से आके कोई हम्म प्लांट लगाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, हम्म तो हमारी सरकार उसे पीएलआई के तहत एक छूट दे रही है। हम्म तो वो इन सारे फायदों को देखते हुए हमारे यहाँ प्लांट शिफ्ट करने से उन्हें क्लियर मना कर मना कर दिया और सोचिए ट्रम्प ने, मतलब ये कोई ऐसी वार्ता नहीं थी, ये चेतावनी वाली धमकी थी ट्रम्प के दिया। द्वारा। ट्रम्प ने पूरे जोर लगा पूरा लिए जोर कि लगा दिया हाँ, उसने, वो अपना प्लांट यहाँ से हटा के अमेरिका में लगाए। अमेरिका शिफ्ट कर दी, लेकिन उसने नहीं किया। तो देखिए कहीं ना कहीं भारत को एक विकसित देश के तौर पे प्रेजेंट कर दिया है। और अब हमारा सपोर्ट चाहिए उन लोगों की, हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए अगर हम अपने ही देश की टांग खींचेंगे,
हम अपने देश की ही कमी निकालेंगे तो शायद हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहीं न कहीं हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी जैसे और देश करते हैं। जैसे इज़राइल की बात करते हैं ना हम लोग कि इज़राइल के हर व्यक्ति दिल में, खून में इज़राइल बसा हुआ है। चाहे वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी देश में रहता हो, लेकिन उस अगर वो इज़राइली है, तो वो सबसे फर्स्ट उसके लिए इज़राइल है, देखो नेशन फर्स्ट है। संजीव जी, भाई बाकी जो गरीब देश हैं बहुत सारे, हुँ, अमीरी गरीबी हर जगह हुँ, होती है। तो गरीब देश हैं उनके नागरिक बाहर जाने के लिए बहुत सारे डंकी रूट अपनाते हैं, वो हुँ, अपनाते हैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसी अभी कंडीशन है नहीं। हुँ। कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं कि हमारे यहाँ के 1-2 लोगों ने बड़ी बेइज़्ज़ती कराई है हमारी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक घटना अभी पिछले दिनों हुई थी, तो उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता मिलने पर अपने यहाँ की टी-शर्ट उतारी थी भरे मीडिया के सामने। हुँ, तो मतलब वो इतना खुश था कि मैंने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी। छोड़ दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ ऐसा तो हुआ नहीं है कि इतनी हुँ, गरीबी है वो आ रही है, तो ऐसे-ऐसे लोग भी हमारी बेइज़्ज़ती कराते हैं जाके। मैं वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा तो काम ऐसे करते हैं। लोगों को जो इज़राइल से ये सीखना चाहिए, बोले अगर इज़राइली कहीं भी जाके कमाएगा, हुँ, पर वो तो अपने देश को नहीं भूलेगा, ना अपने देश की बिल्कुल सही बात बेइज़्ज़ती है। इंसल्ट होने देगा। हुँ, हमारे यहाँ कैसे इंसल्ट कराते हैं जाके। हमारे यहाँ मैंने देखा है, हमारे यहाँ से जो लोग विदेशों में जाके सर्वोच्च पद पे बैठ जाते हैं ना, आप सोचिए कई सारे नाम ऐसे हैं जिनको आपने इंसिडेंट सुने भी होंगे कि भारत के ही लोग हैं वो और जो बड़े-बड़े पावरफुल देश हैं, उन देशों में ऐसे-ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो भारत का सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं। दूसरा ये देखो आप, हुँ, हमारे यहाँ से अमेरिका जाने में डंकी रूट से जो लोग जाते हुँ, हैं, कितनी आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा 2 हुँ, जहाज भर के वापस लाए गए वापसी थे। भेजे, बिल्कुल सही बात है। अब उनसे आप कभी मोटा-मोटा खर्चा, हुँ, अपने यहाँ तो ख़ैर ऐसा कोई जान-पहचान में है नहीं। हुँ, अपने यहाँ क्योंकि यूपी के लोग बहुत कम जाते हैं। हुँ। हरियाणा, पंजाब इधर के लोग पंजाब के सबसे बहुत ज़्यादा जाते हैं। पंजाब के लोग ज़्यादा जाते हैं। हाँ, तो अब जब वो गए थे तो उनने 2-4 ने बताया कि हम जब जाते हैं तो हमारा 40 से 50 लाख का खर्चा आता है। बताइए। तो 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके वो मज़दूरी करने जा रहे हैं। और यहाँ अगर वो इतना इन्वेस्ट करते हैं मुझे लगता है ना तो विजय तो वो, शायद वो पावरफुल मेरा बिज़नेसमैन हैं। कहने का मतलब ये है कि वो 40 से 50 लाख रुपए यहाँ लगा के अगर वो हाँ, 25 से 30 भी लगाते हैं, आराम से तब कमाएँगे, भी एक अच्छा बिज़नेस सेटअप बहुत कर प्यार देंगे। से। तो मतलब ये दीवानगी है बाहर जाने की, और अपने यहाँ की इंसल्ट करा रहे हैं। इंसल्ट ही तो करा रहे हो आप ये। अपनी भी इंसल्ट कर रहे हो, अपने देश की भी इंसल्ट कर रहे हो भाई आप, देश की इंसल्ट ही तो करा कि रहे हो आप। आपको वहाँ से बाँध के भेजा जा रहा है सोचिए। संजीव जी, वो रूट ऐसा है, हाँ, जहाँ डंकी रूट है, वो मतलब जंगल ही जंगल है। हुँ। जंगल में भी दलदल, हाँ, मतलब अ, कैसे आप 100 लेटे-मेट के पिट के जा रहे हैं 100 बताइए? किलोमीटर का रास्ता ऐसा है कि हाँ, वहाँ पे यार आपको जो है डाकुओं से, हुँ, जो जिन्हें हम डाकू कहते हैं, वहाँ पर जो है हुँ, अलग नाम होगा, हुँ, वो जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हुँ। एक डाटा दिया था, कोई महिला बचती होगी नहीं तो सबके साथ दुर्व्यवहार होता है। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं वो बिल्कुल, और कितने लोग उसमें मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। और कितनों के पैसे छिन जाते हैं। और वहाँ पर जो लोग जाते हैं उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसी मतलब डेड बॉडी देखी हमने, जो कभी गए होंगे, मर गए होंगे, उन्हें पता ही नहीं। हुँ। उनका ना कोई पूछने वाला है, ना वहाँ से कोई बॉडी लाने भाई वाला है। एक चीज़ है ना, एक तो आप जा ऑफ रिकॉर्ड रहे हैं, सरकार का कोई रोल नहीं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं। अब फिर फँस जाते हो तो आपको जानवरों की तरफ भेजा जाता है, आप सबने देख ही लिया। नहीं, वहाँ पर तो लूटना पिटना तय है। बस सही बात है। वो रूट ही ऐसा है। तो हुँ, अब लोग बाग ये देखो, आप क्या दीवानगी है, अब इतना ही पैसा अगर आप अपने देश में लगाओगे, 40-50 लाख लगाओगे, हुँ, खुद को भी रोजगार मिलेगा, हुँ, 2-4 को आप अपने साथ भी रोजगार बिल्कुल सही दोगे। बात है। तो ऐसी मानसिकता क्यों नहीं बिठाते अपने दिल में? भाई आप बिज़नेस यहाँ करिए ना, भारत में किस चीज़ की कमी है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत बढ़िया बात आपको, कि भारत के लोगों के लिए, आप चाइना का आपने बीआरआई प्रोजेक्ट सुना होगा, ठीक है? हमने कई वीडियो हम इसकी बात भी करते हैं, लेकिन उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको? बीआरआई प्रोजेक्ट उन्होंने क्यों शुरू करा? उनके जितने भी बिज़नेसमैन थे, जितने भी कारोबारी थे, उनके लिए चाइना में करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जी। वो चाइना में इतना डेवलपमेंट कर चुके कि अब वो कहाँ जाएँ? वो कैसे रोटी कमाएँ? तो उसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम बाहर के लोगों को पैसा देंगे, वहाँ डेवलपमेंट करेंगे और फिर वही पैसा उनके द्वारा अपने देश में लेंगे। तो अभी हमारे पास तो डेवलपमेंट करने का मौका है। हमारे पास बहुत गैप है। हमारे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है देखो, करने के लिए। चाइना संजीव जी ऐसा हुँ, कंसंट्रेट हो गया कि वहाँ अब किसी फैक्ट्री लगने की मुझे ज़रूरत ज़रूरत दिख रही नहीं है। है। क्योंकि हर एक हाँ, अब हमारे यहाँ तो किसी चीज़ की एक फैक्ट्री होती है। बिल्कुल सही बात है। उनके यहाँ उसी चीज़ की 100-100 फैक्ट्रियाँ लाइन होती से हैं। होंगी उनके यहाँ। जैसे हमारे यहाँ अगर आप लोग हुँ। जो भी मार्केट आपके यहाँ हमारे यहाँ एस्टेब्लिश होती है। एक फैक्ट्री होती है, उनके एक शहर होता है। हाँ, मैं नहीं उनके यहाँ सिर्फ़ एक शहर ऐसा है कि जैसे उसमें स्पेसिफ़िक एक ही चीज़ की फैक्ट्रियाँ होंगी। हम लोग जैसे हम बात कर रहे हैं चाइना की फैक्ट्री में हमारे यहाँ उस टाइप से दुकानें होती हैं। हुँ। जैसे हमारे यहाँ अगर मोबाइल की दुकान लाइन से 10 दुकानें मोबाइल की हैं, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। उनके यहाँ ऐसा होगा अगर मोबाइल की फैक्ट्री है, तो लाइन से फैक्ट्री होंगी हाँ, मैं 10। ये तो बता रहा हूँ, कुछ हाँ, शहर हैं उनके यहाँ। हुँ, तो एक शहर में मान लो कपड़े का व्यापार है, तो उसमें हुँ, सिर्फ़ कपड़े का ही आपको हुँ, फैक्ट्रियाँ देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। एक में आपको ड्रोन ही बनते दिखाई हुँ, देंगे।
एक में आपको मोबाइल के पार्टी बनते हम्म दिखाई देंगे। तो अब इस तरह, और हमारे यहाँ, हमारे एक शहर में मुश्किल से एक फैक्ट्री मिलेगी किसी भी चीज की। लेकिन तो वहां ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होगा हमेशा, वहां पे हर चीज की फैक्ट्री मिलेगी आपको, और हमारे यहाँ क्या मिलेगा, हमारे यहाँ दुकानें मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन चीजों में, जिसको हमें दूर करना है। हमें कारोबार को स्टेब्लिश करना है देखो संजीव और जी, देश को विकसित बनाना है। मेरा एक मानना है, हम्म जब तक हम ग्राहक बने रहेंगे हम्म तो हम अमीर नहीं बन अमीर नहीं पाएंगे। बन पाएंगे, सही बात अगर है। हमें अमीर बनना है तो हाँ, हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा और कुछ ना बिल्कुल कुछ सही बात है, बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे तो हम्म आपको अमीर बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। और अगर आप इस्तेमाल ही करते रहोगे तो आपका हम्म जेब से तो पैसा जाता ही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, तो यही सारी चीजें हम आपको इसराइल के बारे में बताना चाह रहे थे, और मुझे लगता है शायद इसराइल आपको सुनने की चीज है, मतलब आपको उसके अंदर समझना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। उससे हमारे देश को, हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। हमारी सरकार को भी उससे सीखना चाहिए। मुझे लगता है सरकार तो खैर हमारी सीखी गई है उससे। अग्निवीर योजना शायद उसको देख के ही लाई है। हालांकि भले ही भारत में उसका विरोध हुआ हो, क्योंकि भारत में हर अच्छी चीज का विरोध शुरू में होता है, चाहे देखो, यही सरकार दूसरी आए तो वो ले लिया है। इजराइल से हमारा कोई पर्सनल ऐसा ना ना रिलेशन ना, नहीं है, हम वही ना बात। इजराइल कभी गए हाँ हैं, ना हमारा कोई व्यापार ना। इजराइल के साथ है। हमारा सिर्फ बताने का मतलब हाँ। ये है कि इजराइल जैसे देश से छोटा होते हुए हम्म भी सीखने की जरूरत आपको है। उससे सीखने की जरूरत है। कैसा हम्म पूरी दुनिया पर राज करता है वो, हम्म पूरी दुनिया में उसके आदमी फैले हुए हैं। आपको कितने नाम बताए, सारे नाम जो है इजराइल से जुड़े हुए हैं। इजराइल में नहीं रहते तो बाहर रहते हैं, पर एक उनका कनेक्शन जो है इजराइल के साथ बना हुआ है। इसराइल का व्यक्ति कहीं भी है वो इजरायली है। उसके लिए इसराइल फर्स्ट है, नेशन हाँ, फर्स्ट है उसके लिए। दुनिया में अगर कहीं भी यहूदी है तो इजराइल का कहना ये है कि वो हमारे देश का नागरिक है। नागरिक है। उसे ऑटोमेटिक ही यहूदी बताते ही नागरिकता इजराइल हम्म की मिल जाती है। तो तो ये। अब ये सब चीजें लोगों को सीखने की जरूरत है हम्म कि आप ऐसा एक समाज बनाएं, ऐसा अपना एक देश बनाएं जिसमें आपको भी लोग आपसे भी सीखें, हम्म आपकी भी तारीफ हो। तो ये सब बातें बताने का हमारा आज का वो था मुद्दा। हम्म तो देखिए, और मुझे लगता है शायद जो जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत रोचक जानकारी। हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत के साथ ये सब चीज जानकारी जुड़ाते हैं। जिससे क्यों, क्योंकि हमारे लोगों को पता चल सके ये सारी चीजें। हमारे लोगों को पता चल सके। देखिए, युद्ध चल रहा है वो अलग बात है, कि इसराइल जीते ईरान जीते वो अलग चीज है। लेकिन आपको उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी पावर के बारे में उस देश का पता होना चाहिए कि वो छोटा होने के बाद भी कितने युद्ध लड़ा, 7 7 युद्ध लड़ा, चारों तरफ से घिरा होने के बाद भी उसने कभी किसी देश से हार जी नहीं जी। मानी। उनने एक बार में ही 6 दिन के अंदर मात्र 3 अरब देशों को हरा दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक घटना तो हम बताने से रह गए। बताइए। सीरिया में रसिया से एक प्लेन आया था, हम्म फाइटर जेट। हम्म अब ये उस प्लेन को वहां की आर्मी की नाक के नीचे से चुरा लाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, बताइए। मतलब ये तो अपने आप ये में होने बात है। ये इनका डेडिकेशन है। दुनिया जो है छोटी मोटी चीजें चुराती है, प्लेन ही ये चुरा प्लेन लाए। ही चुरा लाए। फाइटर प्लेन चुरा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये चीजें। तो मुझे लगता है शायद अब देखिए, ईरान कहाँ लड़ रहा है वो अलग चीज है। भाई पाकिस्तान को तो नहीं लड़ना है बिल्कुल भी। देखिए, अ, ईरान से भी हमारी कोई ऐसी वो नहीं है। ईरान हम्म से भी हमारे अच्छे संबंध है, हमारे हाँ, देश भारत के के ईरान से अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध है। बहुत सारा व्यापार हम्म ईरान के साथ होता है, और इनोसेंट पब्लिक कहीं भी मारी हम्म जाए तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं, हम नहीं चाहते कभी भी ऐसा कहीं हो। हाँ, देखिए युद्ध से। ईरान में भी अगर ऐसे इनोसेंट पब्लिक मारी जा रही है लोग, तो ये इजराइल की ये गलत नीति है। हम्म ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं भी। देखिए, युद्ध तो हम नहीं चाहते कि किसी भी देश में हो। सब देशों में अच्छे संबंध रहें, आपसी सद्भाव बना रहे, तभी हर देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस युद्ध से कहीं ना कहीं देश पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो लगता है मुझे शायद हम लोग आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे, और आपको ये मैसेज पहुंचा भी होगा। तो हमारी अगर दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर शेयर करें, करें। और धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।